हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। तो आज के इस सेशन में हम लोग एक पिछले सीरीज़ से जो कंटिन्यू चलती चली आ रही है जीके की क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं विद फुल डिटेल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज का ये नेक्स्ट पेपर है DFCCIL जो ऑपरेशन एंड बीडी का एग्जामिनेशन होना है 2021 में, उसके लिए। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को कि किस तरह से क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ल्यूमन एकक है, यानी कि ल्यूमन का यूनिट क्या होता है। तो ल्यूमन किसका यूनिट होता है? तो जैसे आप लोग देखते हैं कि जो भी एक एनर्जी के मात्रक होते हैं या किसी भी फिजिक्स में किसी भी फार्मूला के जो यूनिट्स बनाए जाते हैं तो उसमें उसके यूनिट पूछी जाती है एग्जामिनेशन में। तो ल्यूमन भी किसी का यूनिट है, तो इसमें ये पूछा जा रहा है। तो बेसिकली ये है ज्योति फ्लक्स का एक ल्यूमिनस, इसको फ्लक्स बोलते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स। इसका ये SI यूनिट है, यानी कि स्टैंडर्ड जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का यूनिट होता है ये, तो उसी का ये यूनिट है। तो ऑप्शन ए इसके लिए सही होगा। ये ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है, यानी वाइट कलर की जो लाइट होती है उसमें कितने रंग मिले हुए होते हैं। तो जब इसमें आप कभी भी नोटिस करेंगे कि जब इसे प्रिज्म से लाइट को पास कराया जाता है, वाइट सनरे को, तो ये पास होने के बाद 7 अलग अलग कलर को जनरेट करता है। और 7 अलग अलग कलर जो बेसिकली पढ़ रखे हैं विबग्योर में, तो ये विबग्योर ही होता है जो इसके कलर को बनाता है। तो यहाँ पर जो कलर्स बनते हैं उसमें वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो, फिर ऑरेंज, देन रेड, इतने कलर इसमें से जनरेट होते हैं। तो कुल 7 कलर का ये मिश्रण होता है जो वाइट कलर में आके दिखाई देता है। तो इसके लिए ऑप्शन 7 जो है, ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट होगा। दैट मीन्स कि लाइट में जो 7 कलर्स मिलके जब बनता है इसे वाइट कलर का दिखने लगता है, तो लाइट में 7 कलर के मिश्रण को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किस संक्रमण पर आधारित होती है, यानी किस ट्रांजिशन पर वो चलती है घड़ी, एग्जैक्टली उसका फंक्शन क्या होता है, ये चीज़ पूछी जा रही है। तो परमाणु घड़ी यानी कि जो न्यूक्लियर वॉच होती है उसे किस तरह से बनाया जाता है, तो उसमें प्रोसेस जो बेसिकली होता है वो सीजियम ट्रांजेक्शन यूज़ करते हैं। सीजियम ट्रांजेक्शन पर ये बेस्ड होता है और जिससे ये घड़ी कंटिन्यूसली चलती है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस जो होता है वह हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, यानी किस प्रकार का इमेज उसका हमेशा जो है बनेगा। तो रियल इमेज बनेगी और इरेक्ट यानी सीधी बनेगी, या फिर इमेजिनरी और सीधी, या वास्तविक और अधोशीर्षी आधी यानी हाफ बनेगी, एंड आभासी या अधोशीर्ष बनेगी, किस तरह की। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो इमेज बनती है वो इमेजिनरी होती है और इरेक्ट होती है, यानी आभासी और सीधी ये इमेज बनती है जो भी कॉनकेव लेंस होता है। तो कॉनकेव लेंस होता कैसा है, कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि दोनों तरफ से उसमें हल्का सा दबा हुआ हिस्सा नज़र आएगा। तो इस तरह का लेंस होता है। और इन लेंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं, चश्मा बेसिकली यूज़ बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, और भी चीज़ों में जहाँ पे दूर तक हमें देखना होता है या दूर दृष्टि में कोई एक करेक्शन करना होता है तो उस चीज़ों में हम लोग इसको प्रयोग करते हैं इस तरह से। तो इन चीज़ों का यहाँ पे मतलब लेंस का यूज़ बेसिकली इस तरह से होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, तो इसके लिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस जो है हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, इनका जो इमेज बनता है वो किस तरह का होता है। तो इमेज इनका जैसे ऊपर अभी देखा कि इनका इमेज हमेशा आभासी यानी इमेजिनरी बनता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, किसी वस्तु का आवर्धित यानी इरेक्ट जो इमेज बनानी है इमेजिनरी, उसको बनाने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी प्राप्त करना मतलब उसको बनाने के लिए दिखाने के लिए अगर हमें यूज करना हो तो उसके लिए हमेशा मिरर यूज करना पड़ेगा। बट मिरर कौन से, अब देखिए ये तो लेंस है इसको तो कट कर देंगे, लेकिन मिरर यूज करना है तो कौन सा, वो भी होगा कॉनकेव, क्योंकि यहाँ पे सीधे कह दिया उसने सीधा, और इमेजिनरी जो है बनाने के लिए हमें चाहिए। तो कॉनकेव टाइप का लेंस हम लोग इसके लिए बेसिकली यूज करते हैं। तो यहाँ पर इससे हम लोग इसको बनाएंगे इमेज को। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सदा वस्तु की छोटी छवि बनाएगा, यानी कि उसकी जो इमेज होगी वो शॉर्ट होगी, शॉर्टर। तो जो शॉर्टर इमेज बनती है वो हमेशा कॉन्वेक्स लेंस में बनती है, जो ऊपर की भाग ऐसे करके हल्का सा उठा हुआ होता है। इस कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा इमेज जो है वो छोटी बनेगी,
इरेक्ट होगी बट इमेजिनरी होगी। तो यहाँ पे इमेज बड़ी नहीं बनती है, बेसिक चीज़ ये याद रखनी है। इसको कॉन्केव से जब कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे इमेज बड़ी भी बन सकती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर बड़े किसी एरिया को, बड़े किसी इमेज को एक छोटे रूप में देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मोटरसाइकिल में यूज होने वाले जो शीशे होते हैं, जो ऑब्जेक्ट मिरर होता है दोनों तरफ लगा हुआ, वो इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस में हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है, यानी कौन सी इमेज इसमें जो है बनती है हमेशा। तो अभी इसकी बात कर रहे थे कि जो अवतल लेंस है यानी कॉन्केव लेंस है, उसमें हमेशा इमेज जो है इमेजिनरी होगी और इरेक्ट होगी, यानी आभासी और सीधा होगा। नेक्स्ट वन, आवर्धक लेंस में वास्तव में क्या होता है। तो जो आवर्धक लेंस यूज़ हम लोग करते हैं उसमें एग्जैक्टली क्या होता है कि फोकस को हम लोग सेट करते हैं। तो उसमें कम फोकस दूरी सहित जो लेंस लगाया जाता है उसमें एक जो लेंस लगता है वो कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है। तो उसी को हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को जो है प्लेन करके उसमें आवर्धक लेंस यूज करते हैं, बोलते हैं। और इस इमेज में जो भी चीज़ें इमेज बनती हैं वो सारी की सारी जो होती हैं अभिसारी लेंस के तौर पे इसमें इसको काम करता है। तो अभिसारी एग्जैक्टली हम लोग उत्तल को ही बोलते हैं, यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसी को कहा जाता है अभिसारी भी। तो कई बार अगर ये नाम दे दिया जाए तो उससे भी आपको याद रहना चाहिए कि हम किस लेंस की बात कर रहे हैं, वो है कॉन्वेक्स। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि लाइट जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो धातु की किस सतह पर किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यात किया जा सकता है। जब वो गर्म होगा तब इसे हम एक्सप्लेन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकल रहे हैं। जब उसमें कोई भी हाईली जो एक इलेक्ट्रिक क्षेत्र उसमें बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तब ऐसा होगा। या फिर उसमें जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन उससे टकराएगा तब, या फिर उसमें जो भी तरंग दैर्ध्य होगी वेवलेंथ उसके रेजेस यानी जो उस पर इमेज उसमें प्रकाश पड़ेगा उस पर गिरेगा तब। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि जब हम लोग किसी भी जगह पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरेट करते हैं तब ऐसा होता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर इसमें इस जो पूरा इंसिडेंट होता है उसमें वेवलेंथ हमेशा इसमें जो है लाइट की जब प्लेट पर पड़ती है तब ऐसा होता है, यानी प्लेट पर पड़ने से। तो बेसिक तौर पे ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का यूज़ किया जाता है। उन लैंप में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का यूज़ किए करते हैं। तो जो पीले कलर के लैंप देखते हैं अभी के टाइम में क्या है वाइट कलर के भी लगने लगे हैं। तो जो वाइट कलर के लगते हैं वो एक अलग गैस से यूज़ करते हैं, बट जो पीले कलर के होते हैं उनमें नियॉन गैस का यूज़ किया जाता है। बट वाइट कलर के जो यूज़ किए जाते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। तो हाइड्रोजन गैस वाले जो लैंप होते हैं, हाइड्रोजन जो है उन्हें लैंप कहा जाता है, हाइड्रोलिक लाइट भी इनको कई बार बोला जाता है। तो यहाँ पर जो पीले रंग के जो बिजली वाले खंभे होते हैं, जो लाइट स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं, उनकी बात पूछी जा रही है। तो वहाँ पर नियॉन गैस उसके अंदर फिल होती है। तो ऑप्शन बी इसके लिए नियॉन गैस सही होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल है, यानी सबसे पावरफुल क्या चीज़ है इन तीनों में से, चारों में से। वैद्युत यानी इलेक्ट्रिक पावर, या गुरुत्वीय जो ग्रेविटी पावर होता है, या फिर न्यूक्लियर पावर, या फिर कोई मैग्नेटिक पावर। सबसे बड़ी पावर क्या होती है। तो देखिए साइंटिस्ट ने क्या है कि 4 तरह के पावर्स को डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है उसको। दूसरा न्यूक्लियर पावर। तीसरा एक लो न्यूक्लियर पावर कहा जाता है। और चौथा जो है वो ग्रेविटी फोर्स को कहा जाता है। बट सभी में न्यूक्लियर पावर जो है सबसे ज़्यादा मजबूत और सबसे तेज माना जाता है। तो बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा सशक्त की बात की गई है, उसे हम लोग बात करेंगे तो उसमें ऑप्शन सी इसके लिए सही होगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर कभी पूछ लिया जाए कि सबसे लो यानी सबसे कम पावरफुल कौन सा होता है, दुर्बल जिसे कहते हैं हिंदी में, तो उसमें हमेशा गुरुत्वीय बल आएगा। इनके कंपेयर में जब भी बात करेंगे तब गुरुत्वीय बल सबसे कमज़ोर के कैटेगरी में रखा गया है। तो इस चीज़ को हमें यहाँ से याद रखना है। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो किस प्रकाश ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जो है किस स्थिति पर शुरू होती है। प्रकाश के द्वारा, ऊष्मा के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, या फिर उत्प्रेरक के द्वारा। तो प्रकाश की जो ऑक्सीकरण की प्रोसेस है वो बेसिकली प्रकाश से ही शुरू होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण, ऊष्मा, उत्प्रेरक की तो बात ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इसके लिए सही होगा कि प्रकाश यानी लाइट के थ्रू ये स्टार्ट हो चुका होता है। इसलिए ऑप्शन ए इसके लिए विल बी करेक्ट। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि पारदर्शी जो ट्रांसपेरेंट होता है पेरिस्कोप किस प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी किस सिद्धांत पे काम करता है। अपवर्तन पे,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, विवर्तन पे या फिर परावर्तन पे। तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है कि पारदर्शी एक प्रकाशिक यंत्र है, यानी कि एक लाइट टाइप का ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कोई भी प्रोडक्ट को इसमें छिपा कर रखकर चारों तरफ का वातावरण देखा जा सकता है, यानी कि इसको लेंस के थ्रू इसमें चारों तरफ को देखा जा सकता है। और इसका यूज़ ज़्यादातर कब करते हैं, जो भी कोई सबमरीन होती है, पनडुब्बी होती है, या कोई जो शिप होते हैं पानी वाले जहाज़, वहाँ पर यूज़ करते हैं। छिप कर यहाँ से दूर तक की चीज़ों को देखा जाता है, जिसको पेरिस्कोप कहते हैं। तो वो एक ट्रांसपेरेंट होता है, बाहर से देखने में वो नहीं लगता कि पेरिस्कोप है, बट अंदर से इसमें जो है दूर दूर तक की चीज़ें देखी जा सकती हैं। और ये प्रोसेस जो यूज करता है वो रिफ्लेक्शन का, परावर्तन का जो है प्रोसेस यूज़ करता है, जिसकी वजह से हम इसमें चीज़ों को देख पाते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट वन, प्रकाशीय फाइबर यानी लाइट फाइबर जो होता है, इलेक्ट्रिक लाइट फाइबर, वह किस प्रोसेस पे यानी किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जो प्रकाशीय फाइबर होता है ये फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, यानी कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। और बेसिकली जब कभी ये पूछ लिया जाए कि प्रकाशिक फाइबर कितने भागों से मिलकर बनता है, तो ये 3 भाग होते हैं। पहला इसमें होता है कोर, दूसरा इसमें होता है क्लैडिंग, और तीसरा होता है इसमें कोटिंग। तो 3 भागों से मिलकर ये बनने वाला एक हिस्सा होता है जिसको प्रकाशीय फाइबर कहा जाता है। अब ये कांच का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, दोनों तरीके का। नेक्स्ट वन देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। ऑप्टिकल फाइबर अब पूछा जा रहा है इसका आविष्कार किसने किया था। तो एक ये थोड़ा सा सॉफ्ट लचीला होता है और ट्रांसपेरेंट एक सिलेंडरिकल टाइप की ये नलिकाएं होती हैं, यानी पतली पतली इसमें जो हैं बॉक्सेस टाइप के बने हुए होते हैं, जो किसी भी सिलिका की बनी होंगी, कांच की होंगी, या फिर किसी प्लास्टिक की हो सकती है, जिसमें फुल कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसके थ्रू ये वर्क करते हैं। इसे 1952 में भारत में जन्मे ये भारतीय थे नरेंद्र सिंह कपानी, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। ये भौतिकविद थे जो अमेरिका में रहते थे, यानी भारतीय में जन्म इनका हुआ था, बट ये अमेरिकन साइंटिस्ट के तौर पे आज जाने जाते हैं। तो नरेंद्र कपानी ने इसका आविष्कार 1952 में किया था, 1952 में। तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट होगा, नरेंद्र कपानी। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो बुनाई के लिए, वाद्य यंत्र के लिए, आँख की शल्य चिकित्सा के लिए, या शल्यक्रिया के लिए, या फिर संचार सेवा के लिए। तो जो प्रकाश का एक प्रकाश तंतु होता है उसका प्रयोग बेसिकली हम लोग जब इसमें करते हैं तो इसमें होता क्या है, एक ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ जो है वो लंबाई की दिशा, प्रकाश के संचरण, इन सब में चीज़ में होता है। बट इसको जब हम यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादातर हम लोग संचार सेवा के लिए यूज़ करते हैं, यानी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में यूज करने के लिए इसका यूज होता है। रीज़न क्या होता है कि इसकी हेल्प से हम लोग सिग्नल को ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक बिना इसको डिविएशन हुए, बिना इसके विचलित हुए, परावर्तित हुए भेज सकते हैं। इस वजह से इसका यूज किया जाता है। तो प्रकाश तंतु का बेसिकली यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए या संचार सेवा के लिए यूज होता है। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्दर्शी एक ऐसा यंत्र है जो अमाशय व अल्सरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जिसे एक सिरे पर छोटी चमकीली बल्ब लगा होता है, जो अमाशय में मुंह के द्वारा विनिष्ट की जाती है। और इसमें एक क्या अंतर्विष्ट है, यानी इसमें क्या शामिल होता है। तो छोटी धारा वहन तार जो बना होता है ये, तो इसमें बेसिकली क्या, संकीर्ण नलिका में पानी भरा होता है, प्रकाशिक फाइबर या रेशा होता है, संकीर्ण नलिका में कुछ रासायनिक घोल होते हैं। तो किस अवस्था में इसका प्रयोग होता है या किस तरह से, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि प्रकाशिक फाइबर होता है, यानी कि रेशा होता है, जो स्कोप बोलते हैं इसको। इसमें एक लंबी पतली सी एक पाइप होती है जिसमें ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ होता है, जो पूरी तरह से कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसमें ऑप्शन बी इसके लिए विल बी द करेक्ट, ऑप्शन सी होगा इसके लिए, ऑप्शन बी होगा, प्रकाश फाइबर रेशा के लिए इसका यूज होता है। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश, अब प्रकाश की कंडीशन ऐसी कब हो, लाइट की कंडीशन, कि उसका जो है कंप्लीट इंटरनल जो एक रिफ्लेक्शन होगा वो नहीं होगा। कब, जब कांच से होकर पानी जाता है तब, फाइबर से होकर कांच में पानी जाता है तब, पानी से होकर एयर में जाए तब, या कांच से होकर वायु में जाए तब। तो किस कंडीशन में नहीं होता है, तो बेसिकली जो कंडीशन होती है जब पानी से होकर वो कांच में प्रवेश कर रहा होता है तब जो है फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें नहीं होता है, क्योंकि उस समय के टाइम में जो भी इसका ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो एक डेंस मीडियम से जो है थोड़ा सा थिक मीडियम में एंटर कर रहा होता है।
तो बेसिकली इसमें दोनों में ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंजेस होते हैं। जैसे कि वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो 1.33 होता है, और अगर ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो 1.5 होता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि उसमें कंप्लीट रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो बेसिकली एक ये रीज़न होगा कि जब भी पानी से होकर वो ग्लास में कांच में पहुंचेगा लाइट, तब ये चीज़ नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में होता है तो उसे कैसे कलर का आकाश यानी वहाँ ऊपर वो दिखाई देगा। तो जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में होता है उस समय के टाइम से आकाश जो है काला दिखाई देगा, ब्लैक कलर का, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल तो बिल्कुल है नहीं, और जो हम ज़मीन से आकाश को देखते हैं वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। बेसिकली ब्लू जो दिखाई देता है उसका कारण सीधा सीधा है कि एयर की जो हमारे आसपास बहुता है, सब आसपास पाया जाता है, उसकी वजह से हमें ये कलर दिखाई देता है। बट अगर वायुमंडल नहीं हो तो हमको भी ब्लैक कलर का यहाँ से पूरा का पूरा आसमान दिखाई देगा। तो इस प्रोसेस को यहाँ पता रखना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कि आकाश किस कारण से नीला होता है, यानी उसे नीला क्यों दिखाई देता। तो अभी देखिए बात कर रहे थे इसकी कि जब हमारे आसपास वायुमंडल मौजूद है तो इसी की वजह से आकाश हमें नीला दिखाई देता है बेसिकली। और वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश से जो भी एक वेवलेंथ बनती है, उस वेवलेंथ के थ्रू ये जब वर्किंग करता है तो हमें आकाश जो है ब्लैक कलर के बजाय नीला दिखने लगता है। तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है। तो आज के ये थे 21 क्वेश्चंस जो DFCCIL एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को ऐसे प्रिपेयर करते रहिए। नेक्स्ट एपिसोड में एक नए क्वेश्चंस के साथ और नए सीरीज़ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।